हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज के सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 11 जो आपका रिलेट करता है इंडस्ट्री से, इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। और जो मेंस कंटेक्स्ट हैं वो भी मैं आपको बीच में जो है वो बताता रहूँगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रीज। सो सबसे पहले इस चैप्टर में बात की गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसकी इंट्रोडक्शन दी है कि किस तरह से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो किया है इन द पास्ट रिसेंट ईयर्स। और अगर हम उसमें की बात भी करते हैं, जब हमें स्टेटहुड मिला था तो हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में अपने ध्यान रखने हैं। और वेरी फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिसेंट 4 ईयर्स में, ओवर द प्रीवियस 4 ईयर्स द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ स्टेट हैज़ कंट्रीब्यूटेड 40%। इस फैक्ट को आप नोट कर लें, हो सकता है ये स्टेटमेंट सीधी उठ के आ जाए आपके प्रीलिम्स में एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बात की है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, CAGR की। और ये कह रहे हैं कि दिस इंडस्ट्री सेक्टर, द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सीन अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपने स्टार्टिंग से यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन सब सेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर टोटल जीवीए में इंडस्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्रीज है जो कंट्रीब्यूट करती है टोटल जीवीए में, ठीक है, तो उस कंट्रीब्यूशन का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 71.75%। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। जितने भी जीवीए में जितनी भी वैल्यू है इंडस्ट्रीज की, जितना भी हमारा इंडस्ट्री सेक्टर की जो पूरी जीवीए की वैल्यू है, ठीक है, उसका जो 71% कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। तो ये ध्यान आपने रखना है। देखिए टेबल दिया गया है आपके सामने, तो टेबल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपने सीधा बस प्रीलिम्स में क्या ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में प्रीलिम में पूछ लिया जाए कि किस किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसका कैसे है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग में, ऐसा भी हो सकता है। या स्टेटमेंट भी सीधी आ सकती है कि सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, ठीक है, of the nominal gross value added GVA to the overall value added by the industry sector। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अच्छे से अपने माइंड में अच्छे से आप फिट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे। तो 71.75% है आपके पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है वो 14% कंट्रीब्यूट करता है ऑफ GVA, ठीक है। और माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है 0.55 है। एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर जो है वो 13.8% है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पे मैन्युफैक्चरिंग है, सेकंड पे आपके पास कंस्ट्रक्शन है, थर्ड पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर है, सबसे कम जो है दैट इज माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है। तो ये ऑर्डर अभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कंप्लीट कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू दी टोटल GSVA, सारे सेक्टर्स को मिला के जितने भी हमारी GSVA है पूरे हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, उसमें अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जो है उस टोटल GSVA में 30% का है, राइट, 30% का है। एंड 6% जो है वो कंस्ट्रक्शन का आ जाता है, 5% आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी, एंड देन आफ्टर 0.24 जो है माइनिंग एंड क्वायरिंग का जाता है, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो फैक्ट है ना, जैसे 30% है यहाँ पर टोटल GSVA की बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट कंट्रीब्यूट्स 30%। सी स्टेटमेंट आ सकती है प्रीलिम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए, राइट। 30% है। और ये जो रिसेंट डेटा है ना 2022 2023, इनके ऊपर ज़्यादा आपने क्रैमिंग करनी है, याद करना है, नोट करना है। बाकी ये सब कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इतने पुराने टाइम के भी आपसे पूछा जाए। ये सिर्फ आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ 18-19 की बात करें तो क्या पोजीशन थी, कंट्रीब्यूशन थी, और अब कितनी है। स्टिल यू कैन सी दीज थिंग्स, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया है सब सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इसमें जो है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि किस तरह, देखिए किस तरह से ग्रोथ रेट रही है 18-19 में, कैसे जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बिहेव किया है। 10.1 इसका जो था वो ग्रोथ रेट था, और फिर नीचे आया 0.1 में आया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर से राइज किया 10.1 पे आया, फिर डाउन किया 7.2 पे आया, सॉरी
6.7 पे आया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है ग्रोथ रेट का, बट फिर से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सेक्शन को नोट कर लीजिएगा कि इस तरह से ग्रोथ रेट रहा है 2022-2023 में। देखिए 9.5 जो है वो कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ रेट है। यहाँ आपसे प्रीलिम में जो स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इस तरह से पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस सब सेक्टर की देखी गई है इंडस्ट्री सेक्टर में एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो देखी गई है ग्रोथ रेट वो किस में देखी गई है यहाँ पे 9.5, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज़ सीन अ मच growth rate, right? If we talk about the in industry sector, तो yes, that statement will be right, ठीक है। आई होप कि यू आर गेटिंग कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किससे स्टेटमेंट बन सकती है, आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कंस्ट्रक्शन से, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रही है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। अगर हम अपने सब सेक्टर्स को लेके चलें तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग 7.2 है, मतलब उससे कम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट 7.2% है। माइनिंग एंड क्वायरिंग की 2.2 है, ठीक है, सबसे कम ग्रोथ रेट यहाँ पर ही देखिए नोटिस की गई है। और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर, अगर यहाँ इसकी बात हम करें तो दैट इज़ योर 7.2। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें सो दैट इज़ योर 6.7। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ये मैंने पहले जो आपको बताया ये गलत था, 6.7% है, यहाँ पे काफ़ी क्लोज है तो कंफ्यूजन हो सकती है, बट लेकिन यस इट इज़ 6.7%। एंड देन देयर इट इज़ 7.2 इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सबसे ऊपर जो आएगा दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके पास आएगा दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर। उसके बाद फिर आपके पास आएगा योर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट, ये आपका असेंडिंग या इस कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो ग्रोथ रेट के, तो अब बताओ। तो ऐसे भी हो सकता है या स्टेटमेंट भी आ सकती है। एंड देन आफ्टर दैट उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद दैट इज माइनिंग सबसे कम है। तो ग्रोथ रेट के कंटेक्स्ट में इन पार्ट को आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, और ये सब सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, सब सेक्टर की ग्रोथ रेट है, मैं कंट्रीब्यूशन कह रहा हूँ बल्कि सब सेक्टर्स की क्या है ग्रोथ रेट है, राइट, एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सब सेक्टर वाइज CAGR ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एट करंट प्राइसेस फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया और हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे क्या है कंपैरिजन दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का बताया है, CAGR बताया है, और हिमाचल प्रदेश का 11% है, 9% भारत का है। ये 11-12 से लेके 2021-22 तक का डेटा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का जैसे हिमाचल का 6% है तो 8% भारत का है, 4% जो है माइनिंग इंक्वायरिंग में भारत का है, और 7% जो है वो 4% जो है वो भारत का है, सॉरी हिमाचल प्रदेश का है, 7% जो है भारत का है। 5% की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर CAGR किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर, ठीक है। उसमें हिमाचल प्रदेश की कॉन्ट्रीब्यूशन 5% एंड और आपके जो इंडिया की जो परसेंटेज है दैट इज योर 12%। तो इस सेक्शन को आप देख सकते हैं, बट नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, आपसे यहाँ से पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन की बात की, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस है कि बन जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ से। तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन में देखिए ना, तो पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें 19.32% जो है वो स्टेट का जो वर्किंग एडल्ट्स है वो एम्प्लॉय किया जाता है बाई इंडस्ट्री सेक्टर। सो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट कर लें इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-2021, 19.32% ऑफ स्टेट वर्किंग एडल्ट्स वर एम्प्लॉयड बाई द इंडस्ट्री सेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फैक्ट है ना, दिस 19.32%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना जो है वो शेयरिंग है इसकी एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्री सेक्टर की। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये पहले ये था आपका 19.32 और अब इसने इंक्रीज किया है टू 20.12% इन 2021-2022।
20-21 की बात करते हैं तो 19.32 था, और अगर हम 21-22 की बात करें तो 20.12 है, ठीक है। 20.12% जो है वो यहाँ पर शेयरिंग है एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्री सेक्टर की, तो यहाँ तक हमने राइज किया है। तो ये दो लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम नंबर्स में देखें तो 10,74,844 वर्किंग एडल्ट जो है इन द स्टेट एंगेज्ड इनटू द इंडस्ट्री सेक्टर, राइट। आगे चलते हैं, और परसेंटेज ऑफ वर्कर्स यहाँ पे मेंशन किया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ये डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसकी है, अगर इनको इनके सब सेक्टर्स को देखा जाए, इंडस्ट्रीज के सब सेक्टर्स को तोड़ दिया जाए, तो ये इस पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो दे रहा है सब सेक्टर, वो दे रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर फर्स्ट पे ये है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है 38%। ये थोड़ा डेटा भी आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज कितना दे रहा है, 4% दे रहा है, ये थर्ड पे है। और उसके बाद माइनिंग एंड क्वायरिंग जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है दैट इज योर 1% फुल टोटल अगर हम देखा जाए, ठीक है, फाइन। तो फोर्थ के ऊपर ही आ जाएगा। तो इनका ऑर्डर भी ध्यान रखना है, परसेंटेज की टर्म्स में भी अगर आप नंबर्स याद रखते हो तो वो भी बड़ी अच्छी बात है कि सर अगर आपसे स्टेटमेंट पूछी जाए कि कंस्ट्रक्शन जो है उसका एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग जो है, कंस्ट्रक्शन सब सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग जो है वो 38% है, तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ऐसे उलझा सकते हैं आपको, ठीक है। 38% नहीं है, कंस्ट्रक्शन की जो है वो कितनी है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग में, दैट इज योर 57%, राइट। जो लोग एंगेज्ड हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़्यादा है, सो ये आपने ध्यान रखना है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। ये दिया गया आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन बाय इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री सेक्शंस ऑफ NIC 2008 के अकॉर्डिंगली है, और वर्क फॉर द हिमाचल प्रदेश आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स। तो ये बताया गया है, ये भी आपके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है डेटा, ठीक है। इनको भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आपका प्राइमरी सेक्टर। कितनी करता है? 57% करता है। आई होप कि ये पहले भी डेटा मैंने डिस्कस किया है कि मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात की थी, और ये चैप्टर आपका जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 57.23% प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर हम बात करते हैं टर्शियरी की तो 22% करता है, और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 19.92, और ये बात हो रही है 21-22 की। जैसे कि 19.92 था, मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया। ऊपर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की तो ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने डेटा पढ़ा था 19.32% है। जैसे कि कम्प्लीटली यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है इतना जो है हमने देखा कि इतना एंगेज्ड है, ठीक है। और इसमें 21-22 तक इसने 20% के हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ किया है, ठीक है। मतलब 20.12% तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये हम पहले बात कर रहे थे, ये एक्चुअली बात हो रही थी इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी सेक्टर की। तो इंडस्ट्रीज़ में बड़ी सारी चीज़ें और भी ऐड हो जाती हैं। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की बात करें उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम, इस पर्टिकुलर फिगर को आप अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। उसके बाद ये भी आप जो लाइन है इसको भी आप देखिए, नोट कर लीजिए। इन हिमाचल प्रदेश इन अर्बन एरिया 20.11% जो है वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर, एंड इन रूरल एरिया 19.25% वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इस लाइन को भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन, अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें रूरल, अर्बन एंड मेल एंड फीमेल इन सबको लिया गया है, ठीक है, फाइन। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें मेल सेक्शन को देखें तो जो मेल है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 32.43% है, अर्बन की हम बात करते हैं, ठीक है। और रूरल की बात करें तो 30% है। अगर पूरा कंबाइंड देखें तो रूरल प्लस अर्बन तो 30% है। इस तरह की डेटा है। यहाँ से क्वेश्चन आने का, स्टेटमेंट आने की बहुत ही कम चांसेस हैं, और फिर भी आप देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर फिगर को, ठीक है। इसमें मेल एंड फीमेल को इन्होंने जो है वो कंपैरिजन किया है, मेल फीमेल का,
और रूरल का कितना जो है वो पार्टिसिपेशन है, और रूरल लोगों की और रूरल मेल्स की, और जो अर्बन में है मेल उनकी क्या पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल्स की इन सेकेंडरी सेक्टर। और ये फीमेल की आपको देख रहे हैं कि फीमेल की यहाँ पे अर्बन में बहुत ज़्यादा है 16.82%, और हम टोटल देखें तो टोटल जो है वो अर्बन 28%, जो अर्बन लोगों में जो है वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है 28%। जो अर्बन एरियाज में लोग हैं दे आर मच इन्वॉल्व इन योर सेकेंडरी सेक्टर, इस व्हाट दिस फिगर इज सेइंग। सो इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके बारे में इस सर्वे में बात की गई है। ये आपका मेंस परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पूरा इंडस्ट्री सेक्शन आपका जो है आपको पता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द मेंस। आपका ये GS1 में भी है और GS2 में भी है, सॉरी GS3 में भी है। GS3 में जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, जब GS1 की बात करते हैं तब भी ज्योग्राफी में ये इंडस्ट्रीज जो है वो दिया गया है, राइट, कि यूनिट नंबर 2 में दिया गया है। तो इंडस्ट्रीज क्वाइट इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम योर मेंस, और प्रीलिम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन भी आया है इंडस्ट्रीज को लेकर, ठीक है, मेंस में। अब बात यहाँ पे पॉलिसी की, मैं इसलिए मैं मेंस पे आया क्योंकि पॉलिसी है ना, ये सीधी डायरेक्टली पूछी जा सकती है आपसे, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बात कीजिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या हमारा मेन मोटिव है, क्या हमारे विजन स्टेटमेंट है। इसमें से ये है, ये बता रहे हैं कि हमने क्या करना है हिमाचल प्रदेश को, वी हैव टू create an enabling ecosystem to enhance the scale of economic development and employment opportunities, ensure the sustainable development and balanced growth of industrial and service sector to make Himachal as one of the preferred destination for the investment। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेन कीवर्ड है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा आ सकती है, तभी आ सकती है अगर हम अच्छे से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको छूट दें, कंसेशंस दें, इंसेंटिव्स दें, ठीक है, और जो हर्डल्स उनको आते हैं अप्रूवल लेने के लिए वो हर्डल्स जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिसको हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, टाइम बाउंड मैनर में उनको अप्रूवल्स मिले। तो जो गवर्नमेंट का और जो उनका अपना आपस का जो इंटरफेस होता है वो बहुत ही जो है वो इफेक्टिव हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है यहाँ सोचें कि आने की सोचें। इलेक्ट्रिसिटी हम अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम छूट दे सकते हैं, देयर मैनी थिंग्स जहाँ पे हम उनको इंसेंटिव दे सकते हैं और उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। तो सरकार ने स्पेसिफिकली जो है जो हमारी 2019 की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें ये सब बातें की हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमने इस पॉलिसी को क्या किया है, हमने अब एक्सटेंड कर दिया है, जो हमारी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया 2022 तक, सॉरी दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2025 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। 19 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, फाइन। तो ये आपने ध्यान रखते हैं। बाकी ये सब बातें इन्होंने की है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हम काम करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये समय की डिमांड है, राइट। इन्वेस्टर्स को किसी तरह का हर्डल ना आए, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, राइट। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने अपनी कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड करनी है, और रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे। ये सब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो मेन बातें की हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ये यहाँ पे मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव्स जो है सीधे सीधे एक क्वेश्चन में ही आ जाए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा नहीं है बताइए। तो वैसा भी हो सकता है कि प्रीलिम में पूछ लिया जाए। आपको पता है कि क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे भी आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इंसेंटिव भी देंगे, ठीक है, और साथ में कंडीशन है, लेकिन सारे इंसेंटिव हम उसी हिसाब से देंगे। अगर ये कंडीशन आपको माननी पड़ेगी कि जो भी हिमाचलीज हैं, बोनाफाइड हिमाचली हमारे लोग हैं, पॉपुलेशन है 80% पॉपुलेशन जो है हमारे हिमाचल, उसको जो है आपने क्या करना है, जो हमारे 80% बोनाफाइड हिमाचली है उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसी एंड पे जो है आपको आगे लेके चलना है। सो ये कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। हम हर तरह से इंसेंटिव देने को रेडी हैं आपके लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 80% बोनाफाइड हिमाचली जो है वो होने चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो ये आपने अच्छे से स्टडी कर लेनी है। फोकस सेक्टर्स हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश, या इन्होंने बात की है यहाँ पे, कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एग्री जो बिजनेस है हमारा, ठीक है, एक सूटेबल क्लाइमेट है, जो हमारा जो टोपोग्राफी है, जो फिजियोग्राफी है, ठीक है, हम सॉइल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हर एंगल पे जो है हमारा जो एग्री बिजनेस है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फीचर बताए हैं ऑफ एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें
जैसे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सेब की हम बात कर लेते हैं, एलिमेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वी आर लीडिंग प्रोड्यूसर राइट इन दिस सेक्शन। और हम फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया उसमें भी आते हैं, और हम सेकंड रैंक है हमारा एप्पल प्रोडक्शन में, और वन ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड एक्सोटिक फ्रूट्स। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइट, अगर हम बाकी की वेजिटेबल्स की बात करते हैं। और 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे, 9 वेराइटीज सॉइल मिलती हैं जो कि अलग अलग तरह की जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल रहती है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्लस पॉइंट। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड लीडिंग फूड प्रोसेसिंग प्लेयर्स इन द स्टेट, वो भी हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज है। तो ये बता रहे हैं फीचर है कि हम इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, स्कोप है इसमें काफ़ी, ठीक है। और ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकता है, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। उसके बाद स्नैपशॉट है ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, कि क्या और जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि बात की एक्सोटिक फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड योर वाइन मैन्युफैक्चरिंग, मीट प्रोसेसिंग, मशरूम, डेयरी फार्म, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इन दी एग्री इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ बताई है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। सो आगे इन्होंने बात की है फार्मास्यूटिकल की। फार्मास्यूटिकल्स में हम लीडिंग, हम जो है वो एक तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश बन रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। और टोटल जितने भी यहाँ पे देखो ये कुछ फैक्ट्स हैं, हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट्स 35% ऑफ फार्मा डिमांड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिएगा। ये जो फैक्ट है ना 35%, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए सेक्टर हाईलाइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल, ये थोड़ा यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करते हैं तो स्टेट हैज़ 47 इंडस्ट्रियल एरियाज एंड 17 इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ठीक है, जो कि ऑफर करते हैं मार्केट एक्सेस टू ओवर 300 मिलियन कस्टमर्स, 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ सकती है। एंड उसके बाद इट सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ क्रेमिका फूड पार्क थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स ओपन हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ओपन हो रहे हैं। जैसे कांगड़ा की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर द MIIUS, ठीक है। ये भी है आपका है, जिसमें आप ये कह सकते हैं योर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम है, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के तहत जो है ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में। मेगा फूड पार्क अंडर मेगा फूड पार्क स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क एट उन्ना, प्रपोज बायोटेक्नोलॉजी पार्क एट ऑडोवल, ये कहाँ पे है ऑडोवल आपका, दैट इज नालागढ़, ठीक है, एंड बल्क ड्रग पार्क एट उन्ना, मेडिकल डिवाइसेस पार्क इन सोलन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट मेहली इन शिमला, ठीक है। इनका अपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरह से जगह दी हैं, ऑडोवल जैसे आपके पास यहाँ पे लिख दिया कि हाँ क्रेमिका फूड पार्क हो गया या ड्रग पार्क हो गया, समथिंग मेडिसिन आपका मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो गया, यहाँ पे रेलिवेंट स्टेशन दे दिए हुए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग करके। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, जैसे कि जो इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, बल्क ड्रग पार्क हरोली, मेडिकल डिवाइसेस पार्क नालागढ़, और इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये चिनौर तहसील डाडासीबा कांगड़ा, ठीक है, चवन खानी तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और एक आपके पास ये कितना एकड़ के हैं, ठीक है, वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन यू शुड नो कि यहाँ पे बात हो रही है, राइट। उसके बाद टूरिज्म की बात की है, देखिए इसका एक अलग चैप्टर है, ऐसे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। रोपवेज के ऊपर यहाँ पे इन्होंने चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि रोपवे बन रहे हैं, आपकी पता होना चाहिए अनंतपुर साहिब टू श्री नैना देवी, शिकारी देवी, न्यूगल में जो पालमपुर वाला एरिया है वहाँ पे बात हुई है, मैक्लोडगंज से त्रियुंत की बात हो रही है, नारकंडा से हाट टू पीक की बात हो रही है, यहाँ पे रोपवे बनाने की बातें चल रही हैं। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम टेंटेड एकोमोडेशन हमने प्रोवाइड की है त्रियुंत के लिए, जो भी मोस्ट सूटेबल और अप्रोचेबल ट्रैक रूट्स हैं वहाँ पे टेंटिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करने की बात हो रही है, ठीक। और भी हम अच्छी कर सकते हैं, बीड़ बिलिंग है, पोंग डैम है, कसौली, चायल एट्सेट्रा। हेली टैक्सी सर्विस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। स्की रिजॉर्ट जो है, स्की लिफ्ट फैसिलिटीज़ हैं चांशल में, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट जटिंगरी
मंडी, ये आपकी चुरा वैली, हमारी चुहार वैली है, बरोट वाले इलाके जो हैं, ठीक है, बरोट से थोड़ा आगे है साउथ वर्ड्स, ये जतंगरी करके जगह है, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट जो है वो उसके बारे में बात हुई है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है हमने अवेल कराए हैं, ठीक है, और धर्मशाला में भी कराए हैं। इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर है विद अदर एलाइड सर्विसेज एट धर्मशाला। सो ये टूरिज़्म को लेके कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं तो ये यहाँ पे बात कर रहा है कि ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जिसमें आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके बारे में बात हुई है। आपको पता होगा ये यूनानी जो है आपका पर्शियन एक मेडिसिन जो है वो प्रैक्टिस है, ठीक है, मेडिसिन प्रैक्टिस पर्शियन, और मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें एंगेज रहती है, यूनानी, ठीक है, मे बी मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ। और सिद्धा, ये आपके सिद्धा तो आपको पता ही है कि ये भी जो है वो साउथ इंडियन मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी जो मेडिसिन प्रैक्टिसेस होती हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये आयुष है, और कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को लेके सारी, अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, हम जो हमारी जो लोकल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस होती है, तो उसमें भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सूटेबल क्लाइमेट है, सूटेबल प्लेस है, तो इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फेवरेबल क्लाइमेट है, क्लीन एयर है, ठीक है। और बाकी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स की बात की है, जैसे कि हमें आपको पता ही है कुछ ऐसे हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं जो कि सूटेबल है हमारा जो क्लाइमेट है उसके लिए, जैसे ब्लैक क्यूमिन को GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ बता रहा है कि हम कैसे कैसे जो है वो अच्छा कर सकते हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश कैसे सूटेबल है अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स के लिए, और जिनको GI टैग भी जो है वो मिल सकता है। जैसे कि आपके पास अभी भी लिस्टेड है, अभी कुछ फाइलिंग की है हिम कॉस्टे ने, जैसे हमने लास्ट के चैप्टर में डिस्कस किया था। बड़े सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी हमने फाइल किया है और उनको इन द फ्यूचर GI टैग मिलाया जा सकता है, ठीक है, फाइन। तो जैसे कि एग्जांपल है, ठांगी आपने सुना होगा, और राजमा सुने होंगे, पांगी के राजमा, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं और जहाँ जो एक स्पेसिफिक जगह पे ही जो है वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, राइट। सो ब्लैक क्यूमिन का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है। चूली ऑयल है, जैसे चूली ऑयल इज आल्सो वन ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है बात की है, और इसमें शिमला और धर्मशाला को फोकस किया है। तो इस सेक्शन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन IT सेक्टर की बात की है कि हम इस सेक्शन में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको पता ही है कि ये सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। अभी मैं पीछे मैंने बात की कि हाँ, एक आपका जो है वो IT पार्क बन रहा है कांगड़ा में, और ऐसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत स्कोप है, हम IT सेक्टर को भी हिमाचल प्रदेश में लेके आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप किया है ई-गवर्नेंस रोड मैप टू बूस्ट दी IT और योर IT इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम इन द स्टेट। और हम IT पार्क्स बना रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, कनेक्टिविटी भी हम ट्राइबल एरियाज में पहुंचा रहे हैं, डाटा सेंटर जो हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनको भी सेटअप कर रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे IT सेक्टर को लेकर यहाँ पे बात की है, IT इंडस्ट्री, राइट। एंड ये कुछ फीचर्स हैं, सेक्टर हाईलाइट्स हैं कि कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें ये लोक सुरक्षा केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। हिमस्वान, हिमस्वान की सबसे पहले आपको पता ही है कैसे एक हमारा सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है, और वाइड एरिया इसलिए बोला कि वाइड एरिया कवर करता है, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और जो है जो मैनी ऐसी आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे, और वो उसके थ्रू जो है लोगों को सर्विस वगैरह मिल रही है और सिक्योर तरीके से मिल रही है। तो ये काफ़ी यहाँ पे हिमस्वान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स दिए हैं। लोकल प्रेफरेंशियल परचेज फॉर द कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये बताया है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड थ्रू द ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, जिसके बारे में बात करी था, तो ये हिमस्वान की बदौलत ही है सब कुछ, ठीक है। हिमस्वान की वजह से ही जो है ये ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, जिसको हम गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज कहते हैं। और बाकी देन लोक सुरक्षा केंद्र की बात की है। 9 नेशनल ई गवर्नेंस एंड 3 वेब रत्न अवार्ड्स हमें मिले हैं। ये अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं कि हमारे स्टेट को ई गवर्नेंस में जो है हमें 9 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, 3 वेब रत्न अवार्ड मिले हैं, और हम काफ़ी अच्छा इसमें जो है वो कर रहे हैं। कुछ हमें नए इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि ई ऑफिस है,
ये कॉमन सर्विस सेंटर की बात हम करते हैं, ई प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमने क्या किया, डिजिटलाइजेशन किया और वी आर डूइंग गुड। तो ये अपने यहाँ पे अचीवमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है। सो ये आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीलिम्स में हालांकि यहाँ से वैसा फैक्ट नहीं आपसे पूछा जा सकता है। एंड देन एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है कि हम इस एजुकेशन सेक्टर को भी काफ़ी जो है वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें समीक्षा प्रोग्राम की इन्होंने बात की है। समीक्षा प्रोग्राम कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं सरकार की तरफ से रिसेंटली। टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटीग्रेटेड रिव्यू है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है और रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर द इन सर्विस टीचर्स। ये सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द बेटर मेंट ऑफ द योर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्री को भी यहाँ पे इन्होंने हल्का सा, और स्किल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे इन्होंने हल्का सा मेंशन किया है, राइट। देन आफ्टर दैट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में बात हुई है। एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो इतनी मेगावाट पोटेंशियल है और इतनी हम हार्नेस कर चुके हैं, 10,580 मेगावाट। बाकी ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप अलग कंटेक्स्ट में बाद में पढ़ सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको बाद में देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट से। इस डॉक्यूमेंट को आप अवेल मार्केट में कर सकते हैं, जिस डॉक्यूमेंट से मैं जो ये प्रिंटेड फॉर्म में जो है डॉक्यूमेंट जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और इसको एवरीथिंग जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि इन सब पर्टिकुलर जो भी ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत अच्छा मेथड होता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करना, ज़्यादा अच्छे से जो है फैक्ट्स क्रैम होते हैं, और वही एक्चुअली जो है वो हमारी अभी इसमें की जो है वो नीड है, राइट। तो लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीलिम्स में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें इन्होंने बताया है कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे कि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं उनको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। हर तरह का जो बर्डन सब उनके ऊपर है वो हम हटा दें। और यहाँ पे गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन जो एक आपका ये पार्ट है, उसमें हम हैजल फ्री डिलीवरी जो है सर्विसेज की दें, ये गवर्नमेंट का जो है प्राइम मोटिव है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपकी जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट 60 लाख तक होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है वो आपकी 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। मशीनरी कॉस्ट की जो मशीनरी कॉस्ट है वो 60 लाख तक की होनी चाहिए, उसके ऊपर 25% की सब्सिडी मिलेगी। और टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जो भी आप करना चाह रहे हो वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की खास चीज़ है, ध्यान रखनी है आपने ये बात। और इसमें जो वुमेन के लिए जो है वो 35% तक की सब्सिडी जो है वो बताई जाती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 25% सभी के लिए है, बाकी अदर देन वुमेन एंड अदर देन SC एंड ST उनको 25% की सब्सिडी है, और बाकी जो है 35% वुमेन के लिए है और 30% जो है वो आपकी SC और ST के लिए है। चीज़ वही है, ठीक है, कि 60 लाख तक का आपका जो है मशीनरी कॉस्ट जो है वो होना चाहिए, उसी पे मिलेगी। अगर 60 लाख से ऊपर जाता है तो वो उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और जस्ट लाइक दैट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इन्होंने ये रिसेंट डेटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, पहले वुमेन का जो वुमेन बेनिफिट ले सकती थी वो 18 से 45 साल के बीच की हैं, वही ले सकती थी, लेकिन अब इन्होंने 18 से 50 कर दिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, SREBTP, स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें रूरल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरिया में, ठीक है, तो उनको बेनिफिट देने के लिए ये जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ है, राइट। इनका भी अपने ध्यान रखना है। एंड देन आफ्टर दैट ये भी है यहाँ पे जो रूरल एरिया में जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको उनके प्रोजेक्ट को देखते हुए 2400 रुपये का जो है वो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। टूल किट भी मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग, 7,000 रुपये की जो टूल किट भी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उस और जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है बाद में कि हाँ इनको हम जो है वो हेल्प करेंगे, राइट। सो आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड मिशन है। स्टेट फूड मिशन को देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने जो है वो 215 फूड प्रोसेसिंग बेस्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो हमने सैंक्शन किए हैं, राइट, फ्रॉम 2015 टू जनवरी 2023,
तो ये इसको आप एक देख लीजिएगा, नॉट दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम, बट यस मेन कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सब चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है चीफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या स्टार्टअप्स के लिए, या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, इनिशिएटिव्स हैं सबके सब हमारे जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कि सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें पॉलिसी भी आएगी, जो हमने पॉलिसी भी डिस्कस की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से मेंस में, ये है चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट न्यू इंडस्ट्री स्कीम, ठीक है। इसमें 25,000, ये भी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि किसको हमने सपोर्ट करना है। तो बाद में जो भी निकलता है कि जिसका स्टार्टअप उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत सही है, अच्छा है, और सर बाकी आगे जो है यूथ को भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उसमें 25,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देने की बात की है, और फ्री इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की है, और ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये भी चल रहा है। उसके बाद यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि सरकार चाहती है कि किसी तरह का भी जो है हडल इन्वेस्टर्स को ना आए। जो गवर्नमेंट और बिजनेस जो है, जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट और बिजनेस का जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छी तरह से चले, मेंटेन रहे, ये जो है प्राइम मोटिव है सरकार का। हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें भी आपने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई है, यहाँ पे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है वो एक इनिशिएटिव के तौर पे ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारे इनिशिएटिव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आता है। हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेट हैज़ इंप्लीमेंटेड 301 बिजनेस रिफॉर्म्स कवरिंग 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज। तो इस लाइन को अच्छे से कर लीजिएगा। सिंगल विंडो जो पोर्टल है दैट इज इमर्जिंग एज अ हिमाचल फॉर द बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, एंड हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल फॉर द सिटीजन रिलेटेड सर्विसेज। तो सिटीजन रिलेटेड भी बताया इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बिजनेस रिलेटेड पार्ट है वो भी बताया है, ठीक है। तो ये है, ये फुली फंक्शनल है और वन स्टॉप सोल्यूशन है टू ऑल बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन सर्विस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। देन आफ्टर दैट स्नैपशॉट किया है हमने, इसको आप बाद में सेपरेटली पढ़ सकते हैं। ये मेंस पर्सपेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वी आर डूइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। तो उस समय पे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, इसी के ऊपर स्पेसिफिकली पूछा जाता है, तो अपने सारा स्नैपशॉट यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे दिया गया है, फिगर दिया गया है, वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट। सो ये फीचर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, जैसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल है, सिंगल विंडो एक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल बना हुआ है, एंड इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल भी बनी है सपोर्ट करने के लिए हर तरह से कि किसी तरह का जो है एडवाइजरी काउंसिल, तो मतलब एडवाइस करते हैं कि हाँ आप यहाँ पे ये स्टेप ले सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेप ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने ये सारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू जो है ये सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हैं, राइट। तो इनको आप पढ़ सकते हैं, इस फिगर को आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, यहाँ पर भी आप जो है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। इनको सबसे पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन है ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो ये है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, यहाँ पे 90:10 का रेशियो चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें स्कीम में मैक्सिमम जो कॉस्ट रखी है प्रोजेक्ट की, जिनको बेनिफिट मिलेगा, ये एक्चुअली उनके लिए जो बहुत ही यू कैन से दैट कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वेंचर्स हैं, उनको 50 लाख यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 50 लाख की है, और यहाँ पे 20 लाख है जो सर्विस सेक्टर में इन्होंने रखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो है वो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 50 लाख। इससे स्कीम नहीं करनी चाहिए, हम वहाँ हेल्प करेंगे, उस जगह पे हम जो है वो हेल्प करेंगे। इस जो सेंट्रली जो स्कीम है, राइट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिमिट रखी हुई है, नॉट दैट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो है कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यस यहाँ पे ये चीज़ मिस होगी, आगे जो है वो फर्दर ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि 15 to 25% सब्सिडी जो है वो मिलेगी। कॉस्ट लिमिट मैंने आपको बताई 50 लाख की है, उस पर 15 से 25% की सब्सिडी है। और फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है उसको 25 से 35% तक की सब्सिडी जो है वो मिलेगी, ठीक है।
राइट। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 15 से 25% तक मिलेगी सब्सिडी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर, राइट, यूनिट। सो ये भी नोट करने वाली बात थी। एंड देन आफ्टर दैट ये कह रहे हैं कि स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड योर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये इसको जो है वो आगे फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। देन सेरिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात की, और यहाँ पे रेशम साथी करके एक स्कीम है, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया है, रेशम साथी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके तहत अलग अलग जो भी लोग हैं यहाँ पे जो चाहते हैं इस जहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में अपना करियर बनाना, अपना वेंचर ओपन करना, उनको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है अंडर दिस स्लोगन दैट इज रेशम साथी। माइनिंग को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज कर दिए गए हैं। कुछ एरियाज़ हैं, प्रोन एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, वहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अलग अलग चेक पोस्ट्स बनाई हुई हैं, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे कि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, ये प्रोन है टू इलीगल माइनिंग। यहाँ पे इलीगल माइनिंग को यहाँ पे इन्होंने कहा है 25,000 से 5 लाख तक की जो है वो जुर्माना हो सकता है, और साथ में इम्प्रिजमेंट जो है, जेल जो है वो 2 साल तक हो सकती है। तो ये कुछ उन्होंने इसको स्ट्रिंजेंट बनाने की यहाँ पे बात की है, राइट। एंड आफ्टर दैट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, एमएसएमई की यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बात की है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो है, राइट। एंड जो स्मॉल है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और 50 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज है। मीडियम एंटरप्राइजेज जो है 50 करोड़ तक से कम इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ से कम जो है टर्नओवर है, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने एमएसएमई के बारे में यहाँ जो है बात की है। देन आफ्टर दैट कुछ कमीशंस और बोर्ड की वहाँ पे इन्होंने आगे डिस्कस किया है, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, राइट। सो कब ये बना था ये आपने ध्यान रखना है, 1957। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है। हालांकि ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपने ये बस ये फैक्ट ध्यान रखना है। एंड देन आफ्टर दैट अंडर एक सपोर्टी स्कीम है, अंडर सपोर्टी स्कीम सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ सिरमौर एरिया विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस, ठीक है। ये आपका जो है ये बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे जो है वही जो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, किस तरह से जो है कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो अंडर सफूर्ती जो है वो ये सिरमौर वाला जो बी कीपिंग क्लस्टर है उसे आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें महिला समाज कल्याण समिति जो है उसके ऊपर क्या करेगी, काम करेगी, मतलब दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इसके तहत, इस कमीशन के तहत जो कुछ नया इनिशिएटिव है रिसेंट, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, राइट। ये पहले भी इनके बारे में इकॉनमी सर्वे में बात हो चुकी है। तो ये कब बना था ये अपने ध्यान रखना है, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये आपने मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। एंड देन आफ्टर दैट मेन नोडल एजेंसी जो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही है, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। 1966 में जो है ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसका भी अपने ध्यान रखना है। देन आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। पूरी जो रूरल एरियाज की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ध्यान दे रहा है, दैट इज दिस बोर्ड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट्स और कुछ एटसेट्रा जो कुछ चीज़ें हैं ये आती हैं। एंड देन इन द एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका भी आप ध्यान रखिए। इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस 2021 में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरल, ठीक है, ये आपके मेन 3 कंपोनेंट्स है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और जो जनरल जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कितना बना है, 2 to 1.9 बना है। तो इससे आप अच्छे से प्रीलिम पर्सपेक्टिव से नोट कर लीजिएगा। और ये 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो, राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। लास्ट में मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, बट आई होप जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उससे पहले वो आपने अच्छे से समझे होंगे। और इन पर्टिकुलर जो लास्ट में मैंने कुछ जो टॉप्स जहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ाई है उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समय की यहाँ पे कमी है। एंड आई होप जो है आपने सब चीज़ों को अच्छे से नोट किया होगा। ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।